दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आज जिले के ताजवर होटल में आयशा का 3 दिवसीय जो राष्ट्रीय परिषद का जो बैठक था उसका आज समापन होने जा रहा है। और इस समापन के अवसर पर आयशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत तमाम राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेताओं की मौजूदगी में अब से कुछ ही देर बाद एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। हम आपको सीधे ले चलते हैं प्रेस वार्ता स्थल, जहां से कुछ ही देर बाद प्रेस वार्ता होगी। और देश में जो विघटनकारी और विध्वंसकारी ताकतें हैं उनके खिलाफ छात्र नौजवानों के आंदोलन को तेज करने के लिए आयशा ने आज 3 दिन से लगातार रणनीति बनाई है। इस पर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान खान, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत दीवान। मस्ताना भगत सिंह फांसी का झूला झूल गया। मस्ताना भगत सिंह दुनिया को सबक दे गया। मस्ताना भगत सिंह दुनिया को सबक दे गया। मस्ताना भगत सिंह फांसी का झूला झूल गया। मस्ताना भगत सिंह फांसी का झूला झूल गया। मस्ताना प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखा गया? देखिए, जैसा कि हम लोग आप जानकारी दें, 2 दिन से हम लोगों का सिवान में आयशा का राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग चल रही थी। पूरे देश भर के अन्य कई सारे यूनिवर्सिटीज, राज्यों से प्रतिनिधि यहाँ शामिल हुए। और जो पिछले दिनों का हम लोगों का एक आंदोलन रहा लगातार शिक्षा रोजगार के सवाल पे, सामाजिक न्याय के सवाल पे, और जो लगातार मोदी सरकार द्वारा भारत के संविधान पे, भारत के लोकतंत्र पे एक ज़बरदस्त हमला चल रहा है। पूरे देश भर में एक्टिविस्टों को जेल के अंदर डालने की कोशिश चल रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों को ख़त्म करने की कोशिश चल रही है। उसके खिलाफ जो हमारे पिछले दिनों के आंदोलन रहे, उस आंदोलन पे हम लोगों ने एक सारगर्भित चर्चा किया। और आने वाले समय में इस दौर में कैसे छात्र नौजवानों के सवाल को हम आगे बढ़ाएं, एक क्रांतिकारी छात्र आंदोलन, एक क्रांतिकारी छात्र संगठन के बतौर इस दौर में जो एक ज़बरदस्त लोकतंत्र और संविधान पे हमला है, लगातार शिक्षा को गरीब मजदूर किसानों के घर से शिक्षा को दूर कर देने की कोशिश हो रही है, आम आवाम से शिक्षा को दूर कर देने की कोशिश हो रही है। सम्मानजनक सामाजिक न्याय के साथ जो रोजगार का एक मुद्दा है, जो रोजगार एक मिल रहा था जिन संस्थानों से, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो सेना हो, इन सारे संस्थानों में ठेकाकरण के जरिए सामाजिक सुरक्षा के साथ, सामाजिक न्याय के साथ रोजगार का जो एक मुकम्मल व्यवस्था था उसको और मजबूत करने की और उसको व्यापक करने की ज़रूरत थी। ऐसे दौर में ऐसे संस्थानों को निजी हाथों में बेचने की पूरी तैयारी चल रही है। तो ये एक बड़ा चुनौती भरा दौर है। तो उस चुनौतियों पे हम लोगों ने एक ज़बरदस्त आंदोलन का एक प्लान किया है। और इस आंदोलन के साथ साथ चूँकि आयशा का राष्ट्रीय सम्मेलन भी 4 साल पहले 2019 में हैदराबाद में हुआ था, तो हम अगले 2-3 महीने के बाद अगस्त में हम लोगों ने 9 और 10 अगस्त को आयशा का राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें पूरे देश भर से लगभग 20 से भी ऊपर राज्यों से प्रतिनिधि शामिल होंगे, और एक व्यापक आयशा के संगठन का विस्तार करते हुए इस दौर में आयशा कैसे शिक्षा रोजगार के सवाल को और मजबूती से उठाएगा। और हम सब जानते हैं कि 2024 में केंद्र की मोदी सरकार फिर से चुनाव में आएगी और एक लोकसभा चुनाव हमारे सामने है। वही मोदी सरकार जिसने 2014 में एक 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा करके आई थी, वही मोदी सरकार जो सबके लिए शिक्षा और काला धन को वापस लाने की बात कर रही थी, रोजगार के व्यापक मोर्चे खोलने की बात कर रही थी, आज उन सारे चीज़ों पे एक तरह से फिसड्डी साबित हुई है, फेल साबित हुई है। तो इन सब एजेंडे को लेकर के हम फिर से चुनाव में कैसे मोदी सरकार को हम पीछे धकेलें, ऐसी मोदी सरकार जो शिक्षा से दूर करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाई हुई है। नई शिक्षा नीति हमने देखा, इसी लॉकडाउन के बीच एक नई शिक्षा नीति 2020 लेकर के आई, जिसमें साफ साफ कैसे शिक्षण संस्थानों को, सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद कर देने की पूरी नीति है। मुझे लगता है आज़ादी के इतिहास में, आज़ादी के बाद के जो सरकारों का इतिहास है, उसमें पहली सरकार है
जो ये कह रही है कि सरकारी विद्यालयों को, सरकारी यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए और उसको मर्जर करने में, बंद करने में लगी हुई है। ये पहली ऐसी सरकार है जो सरकारी संस्थानों को बेहतर करने के बजाय उसे पूंजीपतियों को बेच देने की कोशिश कर रही है, बेच रही है, कोशिश नहीं बेच रही है। रेलवे जैसे संस्थानों में निजीकरण घुसा दिया गया और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं वहां भी सरकारी और सम्मानजनक जो रोजगार मिलता था उसको बंद कर दिया गया, ठेके पे वहां भी रोजगार शुरू हो गया है। सेना पहली सरकार है, मोदी सरकार, जो सेना में ठेके पे नौकरी देने की कोशिश कर रही है और वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो ये बड़ा चुनौती इस दौर में है। तो स्वाभाविक है, हमने इस 2 दिन में इन चुनौतियों पे हमने विस्तार से चर्चा किया और योजना बनाया है। और वो पहला हमारा योजना है कि हम 9 और 10 अगस्त को कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हम लोग राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे। और दूसरी योजना है कि हम 24 से पहले इस साल के अंत तक पूरे देश में छात्र नौजवानों के बीच जाएंगे। जो वादा खिलाफी हुआ है छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, शिक्षा रोजगार के सवाल पे, सामाजिक न्याय के सवाल पे और जेंडर जस्टिस के सवाल पे, लैंगिक न्याय के सवाल पे, हम देख रहे हैं कि कैंपसेज के अंदर पिछले दिनों फिर से एक बड़ा मुद्दा बना। कैंपसेज के अंदर लगातार जो जातिगत भेदभाव का एक बड़ा मुद्दा फिर से बना, चाहे वो पायल तर्वी का मामला हो या IIT बॉम्बे का मामला हो, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हमने देखा इसी दौर में जब महिलाओं के लिए और फ्रेंडली कैंपस कैसे बने, इसकी कोशिश होनी चाहिए। तो उसी दौर में हम GS कैस जैसे संस्थान जो महिलाओं को सशक्त कर एक कैंपस, एक जन सेंसिटाइज कैंपस बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी JNU से लेकर के देश भर में, उसको बंद करने की कोशिश हो रही है। तो इस दौर में ये बड़ा मुद्दा है और इस पे हम लोग आगे आने वाले समय में नवंबर से लेकर के इस साल के अंत तक एक बड़ा जन गोलबंदी, बड़ा जन अभियान लेंगे। ये एक मोटो है। सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से सरकार की निष्क्रियता नजर आ रही है, वही प्राइवेट स्कूलों में जिस तरीके से शिक्षा का मतलब महंगा हो जाता है, एक तरफ उसको व्यापार मतलब बना दिया गया है। इस पे आप लोग का क्या कहना है सरकार की तरफ से? देखिए, साफ तौर पे 2 चीजें हैं। ये आम जनता की सरकार नहीं है, ये अदानी की सरकार है। इसीलिए महंगाई हो रही है एक तरफ, तो महंगाई को कम करने के लिए कोई पॉलिसी सरकार की तरफ है नहीं। शिक्षा महंगी होती जा रही है, सरकारी स्कूलों को बढ़ाना चाहिए। सरकारी स्कूलों में और सरकारी संस्थाओं में, यूनिवर्सिटियों में भर्तियां होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो बिल्कुल उनके जो आइडियोलॉजी के लोग हैं और उनमें भी जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, बिल्कुल पैसा दिए हैं और पैसा दे के बाकायदा JNU जैसे, DU जैसे संस्थाओं में RSS के लोगों की भर्ती हो रही है। तो जब इतना बड़ा हमला हो रहा है हर जगह पे छात्र होने के नाम पे, क्योंकि भविष्य तो हमारा है देश का, हमें जाके नौकरियां करनी है, हमें जाके जीवन बितानी है। ये जो समाज में जिस तरीके से नफरत फैलाया जा रहा है हर रोज, हिंदू मुसलमान के नाम पे मुसलमानों के ऊपर हमले लगातार, झूठ मूठ के हमले बढ़ रहे हैं और जो सच्चाई है उसको छुपाया जा रहा है। अदानी का जो लूट है, इस देश में ऐसा कोई चीज नहीं बचा है जो अदानी के हाथ में नहीं है। आज लोग कहते हैं कि ये तो मोदी का सरकार है, मैं तो कहता हूँ कि अदानी की सरकार है, मोदी उनके लिए काम करते हैं। और इसीलिए जो जरूरी चीजें हैं छात्र नौजवानों को, वो मिसिंग है। पिछले 1 महीने से हम लोग इस अदानी के लूट के खिलाफ और इस देश में जो सांप्रदायिकता हो रहा है उसके खिलाफ एक अभियान लिया और उसको खत्म करते हुए आज हमने आइसा का नेशनल काउंसिल मीटिंग सिवान में लिया। और सिवान आइसा के लिए खास महत्वपूर्ण है, ये चंदू की धरती है। वही चंद्रशेखर प्रसाद जो JNU में 2 बार JNU से प्रेसिडेंट बने और उस दौर में उन्होंने चिन्हित किया कि इस देश के अंदर 2 तरीके की राजनीति उभर रही है। एक, इस देश को तोड़ने की, इस देश का विभाजन करने का और इस देश को कॉरपोरेटों के हाथ में बेचने का और सामाजिक न्याय की हत्या करते हुए। और दूसरा एक सोच आगे बढ़ रहा है जो इस देश को दोबारा उस आज़ादी के दौर में जो हमारे सपने थे, अंबेडकर और भगत सिंह के सपने थे, उसकी भारत बनाने का। और आज सच में ही वो परिस्थिति आया है और 2024 का जो चुनाव होगा ये तय करेगा कि 1947 वाला जो भारत, जो सपनों का भारत हमने हासिल किया, वो रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि ये साफ हो चुका है। अब बिहार में भी देख लीजिए कि नीतीश कुमार सरकार को सोचनी चाहिए कि जिस तरीके से नया शिक्षा नीति को लागू कर रहे हैं, जिसमें 4 साल का डिग्री का प्रोग्राम बिहार में लागू कर दिया। इसका मतलब पहले 3 साल में डिग्री मिलता था, अब आपको एक्स्ट्रा 1 साल का पैसा भी देना है और वही डिग्री आपको 4 साल में मिलेगा। और पढ़ाएगा क्या, कुछ पता नहीं। क्या संस्थानों की पैसा बढ़ाया जा रहा है? नहीं। पटना विश्वविद्यालय को 100 साल जब पूरे हुए थे, पैसा देने की बात किया था मोदी सरकार, कुछ नहीं दिया। और जिस तरीके का बहाली होनी चाहिए, बहालियों में भी धांधली है, पेपर लीक हो रहा है हर जगह पे। तो जिन राज्य सरकारों के बीच में भाजपा को
हटाया गया, हराया गया, उन राज्य सरकारों की सोचने वाली बात है कि कैसे छात्र और नौजवान के बीच में और उनके लिए जो मुद्दे होनी चाहिए और उनके लिए जो रोजगार के उपाय होनी चाहिए वो क्यों नहीं आ रहे हैं। सर आज जिस तरीके से छात्र हो या युवा हो, इन लोगों को रोजगार देने के मतलब बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ध्रुवीकरण के लिए इन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा इसके लिए क्या करें ताकि छात्र नौजवान उसकी तरफ ले जाकर के देश हित में काम करें? इसीलिए हम आने वाले दिनों में जो आइसा का नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमने डिक्लेयर किया कोलकाता में होगा, ये कोई हमारा संगठन का ही मान लीजिए संगठन का कॉन्फ्रेंस है, बट हम इसको संगठन का कॉन्फ्रेंस तक नहीं देख रहे हैं। आइसा के नेशनल कॉन्फ्रेंस तक हर मोहल्ले में, हर जगह पे हमने तय किया कि छात्र संवाद होंगे, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और डिस्ट्रिक्ट्स में। इस छात्र संवाद के माध्यम से जो छात्र युवाओं के जो दिक्कतें हैं उसको इकट्ठा किया जाएगा, उसकी मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। उस मैनिफेस्टो के साथ हम लोग आइसा अपना सम्मेलन करेगा और सम्मेलन के बाद 2024 में जो मोदी सरकार ने उन सारे वादे किए जिसको फेल किया, 9 साल हो गया, 2 करोड़ छोड़ दीजिए, रोजगार जा रहे हैं उल्टा, और शिक्षा देने की बात छोड़ दीजिए। अब तो नया शिक्षा नीति के बारे में तो आप लोगों को और लिखना चाहिए, इसलिए क्योंकि सरकार ने बोला वो एक भी पैसा नहीं देगा। अब कॉलेज अपने से चलना है तो उनको कर्जा लेना है, स्टूडेंट को पढ़ना है तो कर्जा लेना है, तो कर्जा मुक्त भारत को बनाना चाहिए था हमको। अब कर्जे के आधार पे शिक्षित भारत को हम बना रहे हैं। किसानों को अपने कर्जे में डाल दिया, अब कर्जा लीजिए, फर्टिलाइजर खरीदिए, पेस्टिसाइड खरीदिए, खेती कीजिए। अब कर्जा लीजिए, शिक्षा लीजिए, अब कर्जा किससे लेंगे? अदानी साहब से तो लेना पड़ेगा। अब मुनाफा उनका, बोझ हमारा। तो आप पूरे रणनीति देख लीजिए, हर जगह पे आम जनता को डुबाने का प्रणालिका भाजपा ने बनाया और आइसा के तरफ से जनता, छात्र नौजवानों को जागरूक करते हुए और इस नफरत के राजनीति के खिलाफ एक गोलबंदी बनाते हुए आने वाले महीनों में, अगस्त के बाद, दिसंबर से पहले 2018-19 में हम लोगों ने यंग इंडिया का एक आंदोलन दिल्ली तक लेके गए थे। इस बार उससे भी बड़े मजबूत आंदोलन सारे विपक्षी दलों के छात्र संगठन और युवा संगठनों को इकट्ठा करते हुए फिर से दिल्ली जाएंगे और सरकार को बताएंगे जिस संसद को आप खत्म कर रहे हैं, अब हमारा सड़क ही संसद बनेगा और यहीं से तय होगा। बिहार के सत्ता में भागीदारी है आपकी, आपके पार्टी ने बिहार में सरकार को समर्थन दिया है। लगातार जहरीली शराबों से मौत हो रही है बिहार में। अभी बगल के मोतिहारी जिले में 35 से अधिक आदमी मर गए। सरकार के स्टैंड जो सरकार ने जिद किया हुआ है उस पर आप लोगों का क्या? देखिए, पार्टी का इसमें पोजीशन है, बागपा मालिक का पोजीशन है, वो अब सब लोगों को मालूम है, मुझे दोबारा दोहराने का जरूरत नहीं है। और जहाँ पे मौतें हो रही है, हमारे पार्टी के लोग जा रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए लड़ रहे हैं। अब सरकार का समर्थन का मतलब ये नहीं है कि सरकार की जो विफलताएं हैं उसके ऊपर हम चुप रहेंगे। इसलिए मैंने चिन्हित किया। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, उदाहरण के रूप में बता, शिक्षा के रूप में जो 4 साल की डिग्री लागू हो रही है बिहार में, वो जो लागू हो रही है, हम तो सरकार के समर्थन में बोले हैं, बट सरकार जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो सरकार अगर जनता के खिलाफ गद्दारी करेगा तो हम छोड़ेंगे। आइसा छात्र आंदोलन लड़ने वाली पार्टी है, संगठन है। हम छात्रों के हित में, युवाओं के हित में अपने संगठन को मजबूत करेंगे और जो मसला पार्टी का है, पार्टी उसको लेके बिल्कुल आगे बढ़ेगी। और मैं इतना ही उम्मीद करूंगा कि सच्चाई, पिछले दौर में भी इस तरह की घटनाएं हुई, हमने उसको कंडेम किया। हमने सरकार को अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश की और ये बात कहने की कोशिश की कि ऐसे अपराधियों को जेल के अंदर होना चाहिए और जो सफर कर रहे हैं इसमें, जो जहरीली शराब से जिनकी मौत हो रही है, उनको भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए और सरकार आने वाले समय में इस चीज़ की सख्ती करे। और इसी मुआवजे का अभी हमने 1-2 दिन पहले ही सरकार ने इस बात को माना है कि सरकार का फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है और इसीलिए सरकार मुआवजा देगी। ये एक तरह से हम ही लोगों का विधानसभा में, हमारे ही विधायकों का उठाया हुआ मुद्दा है। तो हमने सरकार की गलत नीतियों पे भी मुखरता से बोला है, लेकिन इस दौर में भाजपा को सत्ता से बाहर रखना पूरे देश के, पूरे समाज की जरूरत है, इसीलिए हम सरकार में शामिल भी हैं। एक मिनट, कैंपस का सवाल ले लेते हैं। सर, जीएस कैश के बारे में आपने जो कहा कि वो खत्म हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए। क्या कोई नई तरीके की नीति आने वाली है, या फिर जीएस कैश के बारे में ये भी आरोप लगते रहे हैं कि इसका बेजा इस्तेमाल भी होता है कैंपस में? कई मामले ऐसे सामने आते हैं। देखिए, जीएस कैश का जो मॉडल अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में था, उस मॉडल के तहत रेगुलर रूप पे एनुअली चुनाव होते थे
स्टूडेंट बॉडी से चुन के जाते थे, साथ ही जीएस कैश में टीचर्स फैकल्टी से जाते थे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जो वर्कर्स होते थे, सैनिटेशन वर्कर्स होते थे या नॉन टीचिंग स्टाफ होता था, उससे भी साथी चुन के जीएस कैश में जाते थे। चुनाव का जो पूरा प्रोसेस होता है स्पेशली स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, वो होता ही इसलिए है ताकि अकाउंटेबिलिटी हो सके। मान लीजिए अगर किसी क्लास में कोई इंसान चुन के जा रहा है, वो जीएस कैश के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, उसके बाद अगर जीएस कैश ठीक से काम नहीं करता है तो आपको उन्हीं लोगों के साथ में बैठना है जिन्होंने आपको वोट करके चुना है। तो ये अकाउंटेबिलिटी इनबिल्ट थी जीएस कैश में। अभी पूरे प्रोसीजर के तहत तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये डायरेक्टिव है कि जीएस कैश को रिप्लेस कर देना है आईसीसी के तहत, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। आईसीसी का एक बहुत लंबा चौड़ा क्रिटिक है, जिसमें सबसे फॉरमोस्ट ये है कि जिस तरह से चुनाव होते थे जीएस कैश में, लोकतांत्रिक तौर पे अलग अलग लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता था, जेंडर जस्टिस का भी अलग अलग जो समझदारी है उसमें से आप इलेक्ट कर सकते थे कि आपको क्या लगता है आप किसको चुनना चाहते हैं। आईसीसी इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म करता है। कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में अकाउंटेबिलिटी है नहीं आईसीसी की। उसके उल्टा नॉमिनेशन का पूरा प्रोसेस शुरू हो रहा है, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स को अपॉइंट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी स्पेसेस में पावर स्ट्रक्चर का जैसा बात होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो पावर स्ट्रक्चर काम करता है, एक नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ के बीच में जो काम करता है पावर स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट या एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर के बीच में जो पावर स्ट्रक्चर काम करता है, उसी पावर स्ट्रक्चर में ये सब सेक्सुअल हरासमेंट का केसेस आता है। जीएस कैश का मतलब था इस पावर स्ट्रक्चर को एक्सपोज करके सेक्सुअल हरासमेंट को एड्रेस करना। आईसीसी इस पावर स्ट्रक्चर को सहयोग देता है, आईसीसी इस पावर स्ट्रक्चर के साथ खड़ा होता है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ये सब जो आईसीसी के तहत अलग अलग लोग हैं उनको अपॉइंट कर सकता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही चुनेगा, अगर क्या बोलते हैं जो अक्यूज्ड है वही चुनेगा कि हमको कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन हमको डिफेंड करेगा, तो कहाँ से न्याय होगा। आईसीसी का ये हमारा क्रिटिक है, हम लोग का मांग है और हर जगह पूरे कैंपस में अलग अलग राज्यों में हमारा मांग रहा है कि आईसीसी के जगह जीएस कैश वापस रीइंस्टेट होना चाहिए सब कैंपसेस में। आया गद्दारी करके कर्नाटक में, वहाँ पे हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और सरकार के विफलताओं को लेके, और ख़ासकर वहाँ पे जो जाति के आधार पे जो हमले हो रहे हैं और जो धार्मिक हमले मुसलमानों पे हो रहे हैं जो नफ़रत के आधार पे, उसके खिलाफ आइसा का फैक्ट फाइंडिंग टीम्स हो या डॉक्यूमेंटेशन हो या सरकार को चिन्हित करना हो, नागरिक समाज में उस बात को ले आना हो, हम आगे रहे हैं। और जो मुस्लिम्स के लिए जो 2B आरक्षण को ख़त्म किया बिना कोई आधार के बेसिस पे, उसके खिलाफ भी वहाँ पे आंदोलन लड़ा जा रहा है। उसके आधार पे कर्नाटका में कुछ मांग है हम लोगों का। कर्नाटका पहला राज्य है जो नया शिक्षा नीति को लागू किया, और उसकी वजह से मुझे लगता है हर जगह पे 30% फीस की वृद्धि हुई है, खासकर गरीब बच्चों के बीच में। तो हम मांग करते हैं कि जो भी सरकार आएगी और जो विपक्ष के साथ और जो छात्र नौजवानों की तरफ से डिमांड है कि ये NEP वापस हो और वहाँ पे जो रोज़गार की मांग है वो लागू हो और ये नफरत की राजनीति बंद हो। को लेकर के मामला चल रहा था, महिलाओं को लेकर कई मामले चल रहे थे, उस पर क्या कहना आपको? तो अभी तो चुनाव घोषित हो गया है कर्नाटका में, और वहाँ स्टूडेंट्स जो है आंदोलन कर रहे हैं। एक जो है NEP जो लागू किया है कर्नाटका में, तो वो पहला स्टेट है देश में जो NEP को लागू किया है। तो पूरी तरीके से हायर एजुकेशन में वो किया गया है, और स्टूडेंट्स जो है उसका जो इम्प्लीकेशन है वो देख रहे हैं, और स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं कि NEP में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वहाँ पे। दूसरी तरफ से जो है टेक्स्ट बुक रिवीजन किया जा रहा है, जहाँ पे जो शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, तो सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो है पूरी तरीके से वहाँ पे बीजेपी सरकार जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसके खिलाफ भी वहाँ का स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो मुसलमान स्टूडेंट्स हैं उनका जो रिजर्वेशन था, 2B रिजर्वेशन जो था दोनों एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, उसको हटाया गया है। तो इसके खिलाफ भी आइसा की तरफ बहुत सारे प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस किया गया है वहाँ पे। और जो स्कॉलरशिप्स भी है, SC/ST स्टूडेंट्स हो या OBC स्टूडेंट्स हो, मुसलमान स्टूडेंट्स हो, जो स्कॉलरशिप है प्रीमेट्रिक स्कॉलरशिप्स, वो भी हटाया गया है। तो पूरी तरीके से जो भाजपा सरकार 5 साल थे, एजुकेशन सिस्टम पे पूरा हमला वहाँ पे चल रहा है, और इस हिसाब से स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो NEP को हटाएगा
NEP को विड्रॉ करेगा और जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको वापस लाएगा, जो स्कॉलरशिप्स वापस लाएंगे उनको हम वोट करेंगे।